सहारनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। एक ऐसा गांव जहां लोग आज भी न्याय पर भरोसा करते थे। उस गांव के मुखिया का नाम था चंदन। चंदन सिर्फ मुखिया नहीं था, वो लोगों की आखिरी उम्मीद था। गांव में अगर किसी के साथ जरा सी भी गलत बात होती तो लोग बिना डरे सीधे चंदन के पास पहुंच जाते। चंदन सबकी बात ध्यान से सुनता, बिना टोके, बिना झुंझलाए, और फिर शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहता, डरो मत, यहां सच की ही जीत होगी। उसके फैसले हमेशा साफ और निष्पक्ष होते थे, इसीलिए पूरा गांव उस पर भरोसा करता था। इसी तरह एक दिन चंदन के सामने अर्जुन नाम के व्यक्ति का मामला आया। गांव वालों ने उस पर चोरी का आरोप लगाया था। कहा जा रहा था कि अर्जुन ने रात के अंधेरे में किसी के घर से सामान चुरा लिया। अर्जुन डरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में सच झलक रहा था। गांव में फुसफुसाहट थी, आरोप थे, गुस्सा था। चंदन ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। बिना पूरी सच्चाई जाने कोई फैसला नहीं होगा। चंदन ने अर्जुन की भी सुनी और आरोप लगाने वालों की भी। सबूत देखे गए, गवाह बुलाए गए और फिर चंदन ने अपना फैसला सुनाया। अर्जुन, सबूत साफ बताते हैं कि तुमने गांव के विश्वास को तोड़ा है। चोरी केवल सामान की नहीं होती, ये भरोसे की भी होती है। ऐसे व्यक्ति को गांव में रहने का अधिकार नहीं। पंचायत के निर्णय अनुसार तुम्हें आज ही गांव से बाहर किया जाता है। तुम्हारा घर अब पंचायत के अधीन रहेगा, ताकि कोई और इस रास्ते पर ना चले। ये सजा बदले के लिए नहीं, बल्कि गांव में न्याय और डर बनाए रखने के लिए है। अर्जुन अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई और उसे गांव से बाहर कर दिया गया। गांव के बाहर एक साधु की छोटी सी कुटिया थी। अपने ज्ञान और शांत स्वभाव के लिए वो साधु प्रसिद्ध था। मुखिया चंदन अक्सर न्याय करने के बाद या मन में उलझन होने पर उन्हीं के पास जाता। प्रणाम बाबा। आओ चंदन, आओ। तुमने जो देखा और जो सुना उसी पर भरोसा कर लिया। याद रखो पुत्र, जो आंखों को दिखता है वही हमेशा सच्चाई नहीं होता। कई बार सच पर झूठ की परछाई पड़ जाती है। बाबा, मुझे आपकी बातों का मान है, लेकिन इस बार मैंने फैसला भावनाओं से नहीं, सबूतों के आधार पर किया है। सबूत भी कभी-कभी अधूरे होते हैं पुत्र। समय आने पर सच खुद सामने आएगा और तब तुम्हें अपने निर्णय की परीक्षा देनी होगी। चंदन घर लौटता है और उसकी पत्नी उससे कहती है, हमारी बेटी अब विवाह की योग्य हो गई है। मैंने उसके लिए एक अच्छा रिश्ता भी देख लिया है। अगर लड़की की सहमति है और लड़का संस्कारी है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। बेटी की खुशी सबसे जरूरी है। हाँ, उसने भी हामी भर दी है। अब बस आपकी अनुमति चाहिए। मैं अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से करूंगा। इस बार भगवान की कृपा से मेरी फसल बहुत अच्छी होगी। खेतों में हरियाली है, मेहनत रंग ला रही है। लेकिन अगले ही दिन चंदन खेतों में जाता है और देखता है कीड़े और पूरी फसल खराब। हे भगवान, ये क्या हो गया? कल तक जो खेत सोने जैसे लहलहा रहे थे, आज सब बर्बाद। अगर मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे दंड दो, लेकिन मेरी बेटी का भविष्य मत छीनो। चंदन टूटे मन से घर लौटता है। आज खेत देखकर मन टूट गया। आप इतना दुखी मत होइए। भगवान जो करते हैं किसी कारण से करते हैं। मुझे डर है,
कहीं मेरी बेटी के सपनों पर इसका असर न पड़े। आप साहूकार से थोड़ा कर्ज ले आइए। बीज और दवा लाएं, फसल फिर खड़ी हो जाएगी। हालात बुरे हैं पर हार मानना सही नहीं। हिम्मत रखिए, सब ठीक होगा। भारी मन लेकर मुखिया चंदन गांव के साहूकार के पास पहुंचा। कदम भारी थे, नजरें झुकी हुई थीं और दिल में सिर्फ एक ही बात, मजबूरी। अपनी हालत बताते हुए उसने कर्ज मांगा। कर्ज दे दूंगा, लेकिन शर्त साफ है। अगर तय समय पर पैसा नहीं चुका पाए तो तुम्हारे खेत मेरे हो जाएंगे। चंदन एक पल के लिए रुका, फिर मजबूरी में हाँ कर दी। उसे भरोसा था कि मेहनत सब ठीक कर देगी। मुखिया कर्ज लेकर बाजार गया, अच्छे बीज लाया, खेत फिर से बोए। कुछ महीनों तक सब ठीक चला, दिल में उम्मीद भी जगी। लेकिन वक्त ने फिर करवट ली। कीड़े एक बार फिर पूरी फसल खा गए। चंदन घर लौटा और पत्नी को सब बता दिया। मैंने साहूकार से कर्ज लिया, अच्छे बीज लाया, फिर से खेत बो दिए। कुछ महीनों तक सब ठीक रहा, लेकिन आज वही डरावना दृश्य। फसल को फिर कीड़े खा गए। अब समझ नहीं आता ये कैसा भाग्य है। कर्ज भी सिर पर है और रास्ता भी सूझ नहीं रहा। कुछ ही दिनों में बेटी को देखने वाले आने वाले हैं। अगर हालात ऐसे ही रहे तो समाज में हमारी नाक कट जाएगी, लोग बातें बनाएंगे। हमें जल्दी कोई रास्ता निकालना होगा। उसी समय दरवाजे पर कठोर आवाज गूंजी। साहूकार कर्ज वसूलने आ पहुंचा। मुखिया जी, वक्त पूरा हो गया है। मैं अपना कर्ज लेने आया हूं। सेठ जी, मेरी हालत देख रहे हैं, फसल तुम्हारा खराब हो गई। सौदा तय था, पैसे नहीं मिले तो शर्त निभानी होगी। अब मैं आपके खेतों पर कब्जा कर रहा हूं, ये मेरा हक है। अगले दिन मुखिया राजमहल पहुंचा। राजा बगीचे में टहल रहे थे। महाराज, मैं बड़ी आशा लेकर आया हूं। मेरी फसल 2 बार नष्ट हो गई। साहूकार ने खेत छीन लिए। मैं पूरी तरह टूट चुका हूं। ये कैसे संभव है? राज्य में सबकी फसल अच्छी हुई है, सिर्फ तुम्हारी ही। महाराज, मैं सत्य बोल रहा हूं। मैंने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। मुझे विश्वास नहीं, कोई सहायता नहीं मिलेगी। अब जाओ। राजा से निराश होकर चंदन गांव की ओर चल पड़ा। कदम भारी, आंखें ठकी हुई। तभी एक पेड़ के नीचे उसकी नजर एक लाश पर पड़ी। उस आदमी के हाथ में एक चमकता हुआ कीमती हीरा था। हे भगवान, ये क्या विपत्ति है। इतना कीमती हीरा अगर छोड़ दूं तो कोई और उठा ले जाएगा। अगर उठा लूं तो क्या मैं पापी बन जाऊंगा। खेत छिन गए, इज्जत डूब रही है, बेटी का भविष्य अंधेरे में है। प्रभु, मैं मजबूरी में उठा रहा हूं। सेठ जी, ये हीरा मेरा है। इसे बेचकर मैं कर्ज चुकाना चाहता हूं। मुखिया उस हीरे को लेकर एक साहूकार के पास चला जाता है। मुझे बेवकूफ मत समझो। ये हीरा तुम्हारा नहीं हो सकता। अब से ये मेरा है। निकलो यहां से। गुस्से में चंदन ने धक्का दे दिया। साहूकार गिरा और मर गया। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। मैंने जीवन भर न्याय की बात की और आज अपने ही हाथों से इतना बड़ा पाप। प्रभु, अगर सजा है तो मुझे देना, मेरे परिवार को बचा लेना। उसी समय वहां एक आदमी आ पहुंचा। उसने सामने देखा, साहूकार
जमीन पर मरा पड़ा था और मुखिया चंदन के हाथ में चमकता हुआ हीरा। उसकी नजर उस हीरे से हटी नहीं। वो पल भर को ठिठका। उसके मन में शंका भी थी और डर भी। उसे समझते देर न लगी कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा हो चुका है। अच्छा हुआ कि तुमने इस साहूकार को मार दिया, और ये जो हीरा तुम्हारे हाथ में चमक रहा है ना, ये राजमहल से चोरी किया गया था। रास्ते में जो लाश तुमने देखी, उसी के पास से तुम्हें ये मिला होगा, और उसे मैंने ही मारा था। तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तो मजबूरी में फंस गया हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये हीरा चोरी का है, और मैं किसी हत्या का हिस्सा बनना नहीं चाहता था। मेरी हालत देखो, मैं खुद बिखर चुका हूँ। हम इस हीरे को इसी साहूकार को बेचने वाले थे, क्योंकि इसका लालच इसकी आंखों को अंधा कर देता था। अच्छा हुआ तुमने हमारा काम आसान कर दिया। अभी मेरे पीछे राजमहल के सैनिक पड़े हैं। मुझे इस पाप में मत घसीटो। मैंने जीवन भर न्याय किया है। आज एक पल की गलती ने सब बर्बाद कर दिया। अगर सैनिक आ गए तो मैं कहां जाऊंगा? मेरे परिवार का क्या होगा? उस आदमी ने अपने पास से एक पोटली निकाली और मुखिया की तरफ बढ़ा दी। डरने की जरूरत नहीं। तुम ये हीरा और ये धन अपने पास रखो। मैं अभी निकलता हूं। कल आकर सारा धन ले जाऊंगा, और अगर तुमने जरा भी चालाकी की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सब सुनकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। मैं चुप रहूंगा, क्योंकि मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। पर याद रखना, ये मेरी सहमति नहीं, मेरी मजबूरी है। मजबूरी ही सही, पर अगर तुमने मना किया या किसी को कुछ बताया तो मैं राजा को बता दूंगा कि तुम हमारे साथ मिले हो और इसी साहूकार को तुमने मारा है। ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही होगा। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। बस ईश्वर गवाह है कि मैं निर्दोष हूं। उस आदमी ने साहूकार के पास रखी एक और पोटली उठाई, इधर उधर देखा और वो पोटली मुखिया के हाथ में थमा दी। मुखिया सन्न रह गया। डर, पछतावा और मजबूरी उसे बोलने ही नहीं दे रहे थे। ये पोटली रख लो। अब इस पर तुम्हारा हक है। साहूकार मर चुका है, अब इसका कोई मालिक नहीं। कर्ज चुकाना, परिवार संभालना, जरूरतें पूरी करना। लेकिन अगर तुमने जुबान खोली तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आज से तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारी कीमत है। उसके बाद वो आदमी चुपचाप मुखिया का पीछा करने लगा। दूर रहकर हर कदम पर निगरानी करता रहा। घंटों की थकाऊ यात्रा के बाद मुखिया घर पहुंचा और वो आदमी हल्की संतुष्टि के साथ लौट गया। मुखिया ने राजमहल का चुराया हुआ धन अपने घर में छुपा दिया और अगले दिन पत्नी को पोटली पकड़ाई। ये पोटली संभाल कर रखो। भाग्यवान, राजा ने मेरी हालत समझ ली। उसने कहा ये धन मेरी सहायता के लिए है, ताकि मैं कर्ज उतार सकूं और घर की इज्जत बची रहे। अब हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। ये सुनकर मन को बहुत सुकून मिला। मैं डर गई थी कि सब कुछ बिखर जाएगा। राजा ने सच में हम पर कृपा की है। हाँ, धीरे पहले साहूकार का हिसाब साफ होगा, फिर खेतों के लिए बीज और दवा। लेकिन किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए, बुरी नजर जल्दी लगती है। आप निश्चिंत रहिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। इतने दिनों बाद चेहरे पर मुस्कान लौटी है।
बस मेरी एक इच्छा है, बेटी के सपने पूरे हों, तुम्हारा सम्मान बना रहे और मैं फिर से सीधे रास्ते पर चल सकूं। आप ठीक कहते हैं। अब हमारे घर में फिर से शांति लौटे, यही सबसे बड़ी दौलत। थोड़े समय बाद मुखिया चंदन घर से निकला। उसके कदम तेज थे, पर मन में डर अभी भी छिपा था। वो सीधा साहूकार के घर पहुंचा और अपना कर्ज चुकाने लगा। सेठ जी, मैं अपना पूरा कर्ज चुकाने आया हूं। कठिन समय बीत गया, भगवान की कृपा से अब व्यवस्था हो गई है। ये रहा आपका पूरा धन, एक एक हिसाब साफ। अब मेरे खेत मुझे वापस लौटा दीजिए। वो मेरी मेहनत है, मेरे पिता की निशानी और मेरे परिवार की आजीविका। मैं चाहता हूं आज यहीं सब कुछ ईमानदारी से समाप्त हो जाए। मुखिया जी, तुम सच में अपने वचन पर खरे उतरे। ये पूरा धन है, अब कोई बकाया नहीं। जैसे तय हुआ था, तुम्हारे खेत आज से फिर तुम्हारे हुए। जाओ, अपने खेत संभालो और आगे का जीवन संभल कर चलो। कर्ज किसी को भी झुका देता है। मुखिया कर्ज चुकाकर बाहर निकला। कुछ पल को उसे लगा जैसे जिंदगी फिर पटरी पर आ जाएगी, पर उससे भी बड़ा तूफान उसके घर पर उसका इंतजार कर रहा था। मुखिया जब घर पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आंगन में स्वयं राजा खड़े थे और उनके साथ 2 सशस्त्र सैनिकों ने उसी आदमी को पकड़ा हुआ था जिसने राजमहल से चोरी की थी और मुखिया को धमकाया था। उस आदमी का चेहरा उतरा हुआ था, आंखों में डर साफ झलक रहा था। राजा का चेहरा पत्थर जैसा कठोर। मुखिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे उसके छुपे हुए पाप अब उजागर होने वाले हैं। महाराज, हमारे गुप्तचरों की सूचना बिल्कुल स्पष्ट है। जो हीरा और जेवरात राजमहल से चोरी हुए थे, वे इसी घर में छुपाए गए हैं। जब जब हमारे गुप्तचर इस मुखिया का पीछा कर रहे थे, तब उन्होंने जंगल में एक आदमी को मरा हुआ पड़ा देखा जो इसका साथी था। आगे बढ़ने पर उन्हें वही साहूकार भी मृत मिला जिसे ये लोग चोरी का माल बेचने जाया करते थे। घटनाओं की कड़ी साफ बताती है कि ये सब एक ही षड्यंत्र का हिस्सा है। चोरी, हत्या और धन छुपाना, तीनों के सूत्र इसी स्थान से जुड़े हुए हैं। अब सच्चाई आपके सामने है महाराज। तभी वो आदमी घबराए हुए स्वर में आगे बढ़ा, बार बार खुद को निर्दोष बताने लगा। उसकी आवाज में सच्चाई कम और बचाव ज्यादा था। महाराज, मैंने साहूकार को नहीं मारा और मैंने अपने साथी को भी नहीं मारा। ये सब झूठ है। मैं फंसा दिया गया हूं। ये सुनते ही मुखिया घबरा गया। उसके पैरों तले जमीन सच में खिसक गई। उसकी सांसें अटकने लगी। मुखिया, तुम ही थे जो सहायता मांगने मेरे पास आए थे और मैंने तुम्हें झूठा समझकर लौटा दिया। पर अब सच्चाई मेरे सामने खड़ी है। साफ साफ बताओ, हमारे राजमहल से चुराया गया हीरा कहां है? अब कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर तुमने सच छुपाया तो यह केवल चोरी नहीं, राजद्रोह माना जाएगा। सच बोलो, अभी और यहीं। मुखिया, कांपते हाथों से वो हीरे की पोटली राजा को थमा देता है। उसकी आंखें झुकी हुई थीं, गला सूखा हुआ था और दिल जैसे बाहर निकलने को हो। महाराज, ये सुखीचंद झूठ बोल रहा है। मैंने साहूकार को नहीं मारा। मैं तो बस उस साहूकार के पास हीरा बेचने गया था, लेकिन उसके मन में लालच आ गया। वो हीरा वापस देने को राजी नहीं था और गुस्से में मैंने उसे धक्का दे दिया। महाराज, मेरी नीयत किसी की जान लेने की नहीं थी। तभी मेरे पास सुखीचंद आया
और उसने राजकोष से चुराया हुआ हीरे की पोटली मुझे दे दी। उसने मुझे धमकी दी थी महाराज कि अगर मैं चुप नहीं रहा तो वो मुझे आपके सामने फंसा देगा। मैं डर गया और जंगल में सुखीचंद ने ही उस आदमी को मारा है। लेकिन मुखिया, तुम्हें वो हीरा कहां से मिला था? महाराज, जब मैं आपसे सहायता मांगकर अपने गांव लौट रहा था, रास्ते में एक मृत शरीर पड़ा था। उसी के पास ये हीरा था। तो तुम्हें तुरंत आकर हमें सूचना देनी चाहिए थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम भी उतने ही दोषी हो जितना ये सुखीचंद। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। महाराज, मैंने जो भी किया मजबूरी में किया। मेरे परिवार की हालत बहुत खराब थी। ये सब बहाने वही लोग बनाते हैं जो मेहनत नहीं करते। दूसरी तरफ गांव में बात फैल जाती है कि मुखिया के घर राजा आए हैं। लोग मुखिया के घर के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं और ये बात साधु महाराज तक भी पहुंचती है। साधु महाराज भी वहां आ जाते हैं। महाराज, आपको गलतफहमी हुई है। मुखिया जी हमेशा सबकी मदद करने आगे रहते हैं। ये चोरी जैसा पाप नहीं कर सकते। राजा किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी साधु महाराज आगे आए। महाराज, ये सारे गांव वाले सच कह रहे हैं। मुखिया जी नेक दिल इंसान हैं और सभी का इंसाफ करने वाले हैं। ये चोरी जैसा पाप नहीं कर सकते। आप इन्हें छोड़ दीजिए। मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूं। जो भी इनके साथ हुआ अनजाने में हुआ। ठीक है साधु महाराज, मैं आपके वचनों का मान रखते हुए मुखिया को छोड़ देता हूं। इतना कहकर राजा अपने सैनिकों के साथ वहां से चला गया। गांव की सांस जैसे तब जाकर चल पाई। साधु महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बचा लिया। मुखिया जी, आपको याद है कुछ महीने पहले आपने एक आदमी को चोरी के इल्जाम में गांव से निकलवा दिया था। तब मैंने आपसे कहा था, जो दिखाई देता है वो अक्सर अधूरा सत्य होता है, लेकिन आपको अपने न्याय पर पूरा विश्वास था और आज वैसी ही परिस्थितियों में आप खुद फंस गए। मुखिया जी, वो बेचारा रामू हालात का मारा था, लेकिन आपने उसकी एक न सुनी। साधु महाराज, मैं मानता हूं मैंने रामू के साथ गलत न्याय किया और शायद आज वही सजा मुझे मिली। मुझे इस बात का अहंकार था कि मैं कभी गलत नहीं हो सकता, लेकिन आप सही कहते हैं, कभी कभी हालात सबसे बड़े न्यायाधीश बन जाते हैं। अब जरा आप बताइए, आपको किस तरह की कहानियां ज्यादा पसंद है? डरावनी, जादुई, रहस्यमयी? कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली कहानी उसी पर बनेगी।